Okay, so let us see that method. Okay, I hope सभी को बोर्ड तो दिख रहा है. See here, we have seen that there is a dipole. Suppose there is a dipole like this. It's consisting of two charges. This is suppose the negative charge and this is going to be the positive charge. तो ये हो गया डाइपोल. ठीक है, ये सपोज इसको हम बोल देंगे प्लस क्यू. ओके, और इसको बोल सकते हैं माइनस क्यू. ठीक है, और अगर मान लो कि यहाँ से ये उसका सेंटर है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल. ठीक है ना, विच इज गोइंग टू बी एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम ईच ऑफ दिस पोल्स. तो इन दोनों पोल्स से ये एल डिस्टेंस पे है, सो दैट दिस होल डिस्टेंस कैन बी टेकन टू बी इक्वल टू 2l, नो डाउट. तो ये बन गया टोटल 2l. ओके, एंड ये हो गया सेंटर ऑफ डाइपोल विच इज डिनोटेड बाय O. तो इसको हम O बोल सकते हैं, नो डाउट. और ओके, सो बेसिकली वी हैव कंसीडर दिस पॉइंट हियर. ये एक पॉइंट P है जहाँ पे हमको निकालना है, पोटेंशियल निकालना है. इस पूरे डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल बनता है तो वो हमको इस पॉइंट P के ऊपर निकालना है. तो उसके लिए हमने क्या किया था, इस पॉइंट P का लोकेशन जानने के लिए इस पॉइंट P को इस सेंटर के साथ ज्वाइन किया था, सेंटर के साथ उसको कनेक्ट किया था, बराबर. तो ये जो बनता है, ये एंगल जो है इसको हमने बोला था थीटा. और ये जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस डाइपोल से, तो उसको हमने बोल दिया था R. ओके, तो दिस इज R एंड थीटा, नो डाउट. और हमने ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉजिटिव चार्ज से कंसिडर किया था R1. ये देखो, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने बोल के रखा था R1. और एट द सेम टाइम सेम पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो माइनस Q पॉइंट से जो है वो बनता है R2, नो डाउट. So this is going to be R2 actually. Okay, once you get that, okay, तो अभी इसके साथ फिर ये जो डिस्टेंस है ये हमको पता है ऑलरेडी L होता है. This can be supposed to be L, and at the same time this can also be supposed to be L only, just because this whole total distance is going to be 2L. Okay, now see, if we want to find out the potential at this dipole here, potential due to the dipole at this point P here, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से उसको हम बोल देंगे A. सपोज ये पॉइंट A है सपोज, और ये जो पॉइंट है उसको बोल देंगे B, और वो तो P है ही ऑलरेडी, और मिड पॉइंट जो उनका है वो O है. ठीक है, तो अभी A पॉइंट की वजह से जो AP के ऊपर मतलब P पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल बनता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. तो उसको हम बोलेंगे V प्लस, चलेगा ना. V प्लस मतलब क्या है यहाँ पे, the potential due to the positive charge at the point P here, which is going to be 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon AP. ओके, तो AP मतलब ही क्या है यहाँ पे, R1 भी तो लिख सकते हैं ना हम इसको. ठीक है, चलो R1 लिख दिया. ये हो गया हमारा V प्लस. ओके, V माइनस इन द सेम वे. V माइनस मतलब क्या होता है यहाँ पे, द पोटेंशियल ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज एट द सेम पॉइंट P हियर. तो उसके लिए हमको सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे Q के बदले माइनस Q डालना पड़ेगा और R के बदले R2 डालना पड़ेगा. तो ये बन गया 1 upon 4 pi epsilon naught into Q minus Q upon R2. ओके, तो ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला. एंड दिस द टोटल पोटेंशियल हियर at point P here is actually going to be the sum of the two potentials developed due to the positive charge and negative charge as well. So we can write that V is actually going to be V plus V minus. Okay, so that we can construct this formula and get this in the next step, that is V is equal to
तो यहाँ पे v प्लस मतलब क्या है देखो, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो यहाँ पे आएगा q अपॉन r1। ओके, एंड हियर इट इज गोइंग टू बी प्लस, दूसरा v माइनस कितना है, तो वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वंस अगेन इनटू सिंपली माइनस q अपॉन r2। ओके, तो दिस इज माइनस q अपॉन r2 kept as it is। ठीक है, अभी इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आराम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकेंगे बाहर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो तो हम q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे। So q upon 4 pi epsilon naught is taken common, and what we are left inside is simply 1 upon r1 minus 1 upon r2. Okay, and then we can just cross multiply here, or we can take LCM here and get this simplified still further. That is 1 upon 4 pi epsilon naught into, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बनेगा देखो ठीक से, ये r2 जाएगा ऊपर और ये r1 जाएगा इस तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा इधर r2 माइनस r1, एंड दैट इज टू बी होल डिवाइडेड बाय r1 इंटू r2। ठीक है, तो ये हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमको ये सारी बातें निकालनी है, ठीक है ना। ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस इक्वेशन 1 इज टू बी फाउंड आउट। तो हमको सबसे पहले r2 माइनस r1 निकालना है, और एट द सेम टाइम r2 इंटू r1 भी निकालना है। ठीक है, तो लेट अस फोकस to find out this r2 minus r1। so how can we get that? तो उसके लिए okay, so see here, तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर फोकस करो, जैसे हमने लास्ट टाइम भी यूज किया था ये बात कि इन द ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी के अंदर अगर हमने कोसाइन रूल यूज किया, कोसाइन रूल, तो ये जो r1 स्क्वायर है, तो दैट कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl cos थीटा। तो ये जो हमारा कोसाइन रूल है, तो वो अगर हम यूज करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा यहाँ पे आराम से कि इन ट्रायंगल OAP r1 स्क्वायर, so this r1 square is actually going to be equal to r square plus l square minus 2rl into cos थीटा। ठीक है, तो ये मिल गया। अच्छा, अभी इसको चाहिए तो इक्वेशन नंबर 2 देखे रखो for our just our reference, so that we can use it later, and then the same way we have to find out r2। ठीक है, r2 भी हमको निकालना है, बट उसके लिए कौन सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, हम देख सकते हैं we have to use this triangle OBP। ओके, OBP ट्रायंगल के अंदर अगर कोसाइन रूल यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग कोसाइन रूल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर तुमने सीखा है ऑलरेडी। तो कोसाइन रूल क्या होता है, sum of square of any side is always equal to the sum of squares of other two sides subtracted by the twice product of the other two sides multiplied by cosine of angle between them. This is called as the cosine rule। Remember, the square of any side, मतलब अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर r2 का जो स्क्वायर है, तो इस साइड का जो स्क्वायर है मतलब r2 का स्क्वायर, वो किसके बराबर होगा, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इस ट्रायंगल के अंदर ये r एक है और ये l एक है, तो ये दो साइड्स बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, एंड दिस शुड बी सब्सट्रैक्टेड बाय ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द टू साइड्स, मतलब ही r एंड l इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस, तो मतलब हमको ये मिल गया 2rl एंड मल्टीप्लाइड बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू साइड्स। तो इसके सामने के जो दो साइड्स है, बचे हुए दो साइड्स है, इनके बीच में एंगल कितना है, तो ये हम ढूंढ सकते हैं आराम से। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जरूर ये वाला एंगल 180 में से थीटा बच के जो बचता है, काट के जो बचता है वो रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा, नो डाउट। So this angle is going to be 180 minus theta, and we can replace it here and get this as cos 180 minus theta। Okay, but as we know that cos 180 minus theta is going to be minus of cos theta, so that this minus sign just get
vanished and becomes plus, and hence we can say this will be, that is r2 square is equal to r square plus l square minus minus of minus plus 2rl into cos theta. करेक्ट है क्या? तो ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3 here. So this can be written as equation number 3. Okay, and then we can just subtract, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको r2 minus r1 चाहिए, करेक्ट है, and r2 is present in this equation number 3, whereas r1 is present in the equation number 2. So we can just subtract the equations 3 minus 2. So if we subtract the equations 3 and 2, then we can just simply get the next step, that is r2 square, देखो ठीक से, r2 square minus r1 square, ये बनेगा उसका LHS, जो कि अब यहाँ पे ये पूरा जो है वो पूरे में से अगर हम ये पूरा अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, r स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है ये माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, और उसकी वजह से हम देख सकते हैं आराम से कि देखो ठीक से, तो आर स्क्वायर चला गया, एल स्क्वायर भी चला गया, बाकी ये जो टर्म है ये टर्म ऐड होने वाला है इसके साथ, क्योंकि वहां पे माइनस ऑफ माइनस प्लस होने वाला है, तो इन शॉर्ट हमको क्या मिलने वाला है, 2rl cos थीटा प्लस 2rl cos थीटा, मतलब ही उसको हम लिख सकते हैं आराम से, इट्स गोइंग टू बी 4rl cos थीटा। ये बात आई समझ में ठीक से, 4rl cos थीटा, या करके दिखाऊं, ये 2rl cos theta minus of minus plus 2rl cos theta, it becomes actually 4rl cos theta. Okay, and then we'll be able to subtract. Okay, तो अभी यहाँ पे ये जो है r2 square minus r1 square, जैसा कि हमको पता है a square minus b square इक्वल टू क्या होता है, a plus b into a minus b होता है, राइट? तो इसको हम लिख सकते हैं r2 square minus r1 square को, तो r2 minus r1 into r2 plus r1 simply, and that is going to be actually equal to, अच्छा यहाँ पे wait, okay, let us do it here. Now r2 minus r1 into r2 plus r1 happens to be actually equal to 4r into l into cos theta. Okay, now we can just shift this r2 plus r1 in the denominator in the other side. तो इसको अगर नीचे डाल देंगे तो हमको ये इस तरफ मिलेगा सिंपली r2 minus r1, यही तो हमको चाहिए था, देखो इधर इक्वेशन नंबर 1 को के अंदर रिप्लेस करने के लिए, तो r2 minus r1 actually happens to be equal to 4rl into cos theta, and that is to be whole divided by r1 plus r2. okay, अच्छा अब इसमें देखो इस इक्वेशन इस डायग्राम के अंदर अगर देखो ठीक से, तो r1 r2 और r, ये तीनों जो है इनमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन इतना समझ सकते हो कि r1 is going to be slightly less than r and r2 is going to be slightly greater than r, and that's why we can say that this r is going to be the arithmetic mean of r1 and r2, and hence we can say that r1 plus r2 is approximately equal to 2 times of r. check करो, just because r is going to be the arithmetic mean of r1 and r2, and arithmetic mean मतलब ही क्या, दोनों का sum divided by 2. okay, and hence we can get this r1 plus r2 replaced by 2r here in this equation, so that we can get in the next step, that is r2 minus r1, which is going to be equal to 4rl into cos theta, that is to be divided by 2r simply, so that here r gets cancelled and 2 also gets cancelled, and we are left with simply r2 minus r1, which is going to be equal to 2l cos theta. That's it. तो ये बन गया
2L cos theta. Okay, and this equation or this value is to be put in the equation number 1. तो put in the equation number 1 and see what happens. तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर इसको हम यूज करेंगे तो हमको नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा पोटेंशियल. तो द पोटेंशियल ड्यू टू दिस, ओके, सो V इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर हमको ये वैल्यू डालना है, R2 माइनस R1 का वैल्यू डालना है. तो इससे हमको ये मिल गया Q डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू, अच्छा अभी ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, ऊपर में आ रहा है 2L into cos theta, correct है, and that is to be divided by R1 R2. But again here the important thing to understand is that this R, अगर डायग्राम में देखो ठीक से फिर से, तो R जो है वो R1 और R2 इन दोनों के बीच में है, बराबर. तो जैसे यहाँ पे वो अरिथमेटिक मीन करके हमने उसको बोल दिया है, तो in the same way we can find it out to be geometric mean also. So you can say that this R1 into R2 can be approximately equal to R square, because R1 and R2 each of them can be replaced by R approximately. तो अगर वो दोनों approximately R के ही बराबर है, just because इसका रीजन वही है कि R is going to be the geometric mean of R1 and R2, and geometric mean का फॉर्मूला तुमको पता होगा, R is equal to root of R1 R2, ये geometric mean का फॉर्मूला होता है, और इसकी वजह से हमको ये मिल जाएगा. और अगर ये हमने यहाँ पे यूज किया तो हमको क्या मिलेगा, देखो V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught into 2L into cos theta and divided by R square, correct है. And here we can just combine this Q and 2L together so as to get P, correct है. तो इसको अगर हम कंबाइन करेंगे तो वो P बन जाएगा एक्चुअली, और इससे हमको मिल जाएगा V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into this whole thing Q into 2L actually becomes equal to P, and hence it becomes P upon R square into cos theta, and this is the formula which we have proved last time. Okay, तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने फिर से प्रूव किया, बट बाय स्लाइटली डिफरेंट मेथड, दूसरे मेथड से हमने ये प्रूव किया, तो ये भी याद रख लो ठीक से. वी कैन ऑल्सो डू इट बाय दिस वे ऑल्सो, जबकि ये कंपेरेटिवली थोड़ा सिंपल है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमको R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर फाइंड करना पड़ता है, और R2 माइनस R1 इधर से डायरेक्ट मिल जाता है. एंड वंस वी गेट दिस R2 माइनस R1 we can just replace it here in this formula, in the formula for V, that is equation number 1, and just use that R1 is approximately equal to R2. इतना ही हमको इसमें यूज करना पड़ता है कि R1 और R2 के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये बात अगर यूज करेंगे तो उससे हम ये आराम से प्रूव कर सकेंगे. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन लास्ट टाइम. चलो ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि डाइपोल के ही कंटिन्यूएशन में अगर देखेंगे ठीक से, तो डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क काम करता है वो तो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में ही देखा है, आप सभी को याद होगा. इफ सपोज देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड consisting of electric lines of force which are directed from left to right like this, ये सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके. और इसके अंदर अगर मान लो एक डाइपोल रखा हुआ है, सपोज दिस इज द डाइपोल in this way, which is kept at an angle theta with the electric field. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल करके वो अगर रुका हुआ है, ये जो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो सपोज E है, और अगर इस डाइपोल को, इसका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोल सकते हैं प्लस Q और इसको बोल सकते हैं माइनस Q. ठीक है, ये दोनों चार्जेस यहाँ पे है. अभी इन दोनों चार्जेस के ऊपर
के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वजह से जो फोर्स एक्ट होते हैं वो एक इस तरफ और एक इस तरफ काम करता है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस ये अगर 12 है तो डिस्टेंस एक्चुअली कितना बनता है, 2l sin थीटा बनता है। और उसकी वजह से वो डिस्टेंस को अगर हम फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फोर्स कितना होता है वो भी हमको पता है, Q टाइम्स E के बराबर होता है। तो वो सब करके हमने ऑलरेडी प्रूव किया है कि इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क काम करता है जो दिया जाता है P E sin थीटा, इस फॉर्मूला से, करेक्ट है। P E sin theta, this is the formula for finding the torque acting on this dipole already due to the electric field, and this torque is continuously trying to rotate it in this direction here and making it parallel to the dipole electric field. तो ये जो टॉर्क है इसको इस तरफ रोटेट करने के लिए ट्राई करता रहता है, जो उसको इस पैरेलल डायरेक्शन में लाने के लिए ट्राई करता है। चलो ठीक है, बट अभी अगर इस टॉर्क के अगेंस्ट अगर हमने इस डाइपोल को अगर इस तरफ टर्न किया, इस डायरेक्शन में अगर इसको टर्न किया, तो सोचो क्या होगा कि जैसे हम इसको इस तरफ टर्न करेंगे, इफ दिस डाइपोल इज टर्न थ्रू अ स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा और डी थीटा, सपोज एक छोटा एंगल जो डी थीटा इतना एंगल सपोज है, तो इस एंगल से अगर हम इसको टर्न करेंगे तो इस प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन एक्चुअली उसके अंदर स्टोर होगा as a potential energy, and if you want to find it out, then that work done dW can be found out to be equal to torque into d theta, in the same way as we have the formula for work done that is equal to force into displacement, right? तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो उस केस में टोटल वर्क डन कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ये हो गया लीनियर केस में। लेकिन अभी जबकि रोटेशनल केस में क्या होता है ना, कि ये जो फोर्स है ये फोर्स रिप्लेस होता है टॉर्क से, और dx मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रिप्लेस हो जाता है d थीटा से, मतलब ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो इसलिए यहाँ पे ये जो वर्क डन है, तो वो वर्क डन हमको टॉर्क इनटू d थीटा इस फॉर्मूला से मिलने वाला है। बट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल वर्क डन which is done in the process of turning this dipole through very small angular displacement d theta. But if you want to find out the total work done in turning this dipole from suppose initial position that is theta naught to final position that is theta, then we can just integrate this dw from theta naught to theta. तो ये पूरा जो है वो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और dw का वैल्यू अगर यहाँ पे डाल देंगे तो हमको ये मिल जाएगा dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू d थीटा, एंड दैट इज फ्रॉम थीटा नॉट टू d थीटा, सॉरी थीटा नॉट टू सिंपली थीटा। तो अभी इसमें जब टॉर्क का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे डाल देंगे तो देखो क्या होगा, सपोज टॉर्क का जो वैल्यू है वो डालने से यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमको मिल जाएगा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा ऑफ दिस टॉर्क इनटू डी थीटा। तो टॉर्क के बदले आ जाएगा P E sin थीटा into d theta, and then this work done can be written to be actually equal to P into E. तो Pe तो कांस्टेंट है, no doubt it can be taken out, and integration of sin theta d theta will be only left inside, and that is to be integrated from theta naught to theta. तो ये जो है इंटीग्रेशन हमको कैरी आउट करना है। अभी अगर इसको वर्कआउट करेंगे तो हमको पता है ऑलरेडी कि साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है तो उसका फॉर्मूला ये रेडीमेड फॉर्मूला है जो कि माइनस ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, एंड दैट इज ओनली फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, करेक्ट है। तो ये थीटा नॉट से थीटा तक ये लिमिट्स है, थीटा नॉट इज द इनिशियल एंड थीटा इज द फाइनल position of this dipole. When we start turning this dipole from somewhat this position to this position like this, तो इसको हमको थीटा नॉट से थीटा तक टर्न करके जाना है। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ जो वर्क डन है वो हमको इसमें से मिलने वाला है। तो वर्क डन इज ऑब्टेन टू बी एक्चुअली इक्वल टू P इंटू E इंटू, तो यहाँ पे अगर हम डाल देंगे तो थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा एज इट इज
but if we put this minus sign here, then minus of minus plus, and this is cos of theta naught here. तो अपर लिमिट डाला, लोअर लिमिट डाला और बीच में माइनस साइन डाला, तो उसकी वजह से ये हमको मिल गया। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं आराम से, P इंटू ई इंटू ब्रैकेट में ये उल्टा कर सकते हैं आराम से, और इसको लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा नॉट minus cos of theta. Okay, so this is actually going to be the formula for work done by the external force is in turning this dipole from an initial position of theta naught to the final position of theta. Okay, now this work done is going to get stored in the form of potential energy, and hence we can say that this work done is going to be same as the change in potential energy. We can write it as work done is equal to delta U, where delta U stands for change in potential energy, which is going to be actually final potential energy minus initial potential energy, which can be written as U theta minus U theta naught, where U theta stands for final potential energy when the dipole is turned through an angle theta, and U theta naught stands for the initial potential energy, which is the potential energy of the dipole when it was already at an angle theta naught. Can be anything. So here we can replace it by that and get this as difference in potential energy, that is U theta minus U theta naught is going to be actually equal to P E into bracket cos theta naught minus cos theta, correct? So this is going to be the formula for finding the change in potential energy. Okay, but after all the initial potential energy कितना हम लेते हैं वो इसके अंदर मैटर करता है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कौन सा हम लेते हैं, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं या किस पोजीशन के साथ हम कंपेयर करते हैं, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर मान लो कि हम ये करते हैं कि अगर मान लो कि ये जो डाइपोल है वो ऑलरेडी पहले हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पहले रखा हुआ है और वहां से हम उसको टर्न करते जाते हैं। देखो ये डाइपोल सपोज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है इस तरह से, और अगर इसको हमने ऐसे टर्न किया, तो जैसे जैसे हम टर्न करते जा रहे हैं तो उस प्रोसेस में जो किया हुआ वर्क डन है तो वो वर्क डन हमको यहाँ पे मिलने वाला है, बिल्कुल। तो इसलिए फिर यहाँ पे अगर इनिशियल पोजीशन अगर उसका ऐसा है जो वो पैरेलल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को वो पैरेलल था, तो वो पोजीशन अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पोजीशन अगर हम मानते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इफ U theta naught means theta naught is going to be equal to 0, and at that time U theta naught is going to be 0. मतलब potential energy is 0 when the dipole is already parallel to the electric field, means the dipole starts from the parallel position suppose. तो ये parallel position से अगर ये dipole start करता है तो initially it will be at a zero angle, and at that time potential energy will be considered to be 0. And that's why we can say that U theta naught is 0 and U theta naught is also 0. If we put these values here in this formula, then we can be able to get that U theta minus 0, which is going to be actually equal to P E into bracket में क्या आएगा यहाँ पे cos 0 minus cos theta, but we know that cos 0 is 1, right? So we can say that U theta, the potential energy of the dipole at that position when it is making an angle theta with the axis of the dipole or with the electric field is actually going to be P E into 1 minus cos theta. ये बन जाता है formula for finding the electric potential energy of a dipole whenever it is kept at an angle theta with the electric field. Okay, but if suppose second case हम देख सकते हैं यहाँ पे कि if the dipole is already perpendicular to the electric field initially, तो initially वो perpendicular है dipole, और फिर यहाँ से इस position से अगर वो turn किया जाता है, इस तरह से अगर turn किया जाता है, तो what will happen is it will lose the energy, lose the potential energy, and that's why we can say that this if suppose this dipole is already perpendicular, what does it mean? Means theta naught must be equal to 90 degree, and we are going to compare
the potential energy of dipole with this position. That's why the potential energy of in this position will be considered as 0, and that's why we can say that this u theta naught is going to be 0. तो अगर हम वो यूज करेंगे तो मतलब potential energy will be considered to be 0 when the dipole is already perpendicular to the electric field. तो उस समय उसका potential energy अगर हमने 0 कंसिडर किया तो उस केस में क्या होता है, देखो ठीक से इसी फॉर्मूला के अंदर हमको ये वैल्यूज डालने हैं, जिससे हमको मिलता है u थीटा माइनस 0, u थीटा नॉट मतलब ही 0, and that is going to be actually equal to P into E into यहाँ पे आएगा cos of theta naught, but theta naught is already going to be 90 minus cos of theta, which is going to be cos theta only. And if we simplify this further, then we get that u theta is actually equal to P into E into यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा देखो ठीक से, तो वो बनेगा actually 0 minus cos theta. And we know that 0 minus cos theta means minus cos theta, and hence you can get that u theta is actually equal to minus P E cos theta. This potential energy appears to be negative just because this minus sign tells us that the potential energy has been lost. ये जो माइनस साइन है ये क्या बताता है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस्ट है, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन गेन्ड because work is done by the external force in turning this dipole in this direction. So whenever we have to turn the dipole against the electric field or against this torque, then the work will be done by the external force, and that work done will stored in the form of potential energy. And if suppose the dipole is just released from the परपेंडिकुलर पोजीशन, ऐसे पोजीशन में अगर इस डाइपोल को हमने छोड़ दिया, जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो तुरंत क्या होगा, ये डाइपोल इस तरह से टर्न होगा, तो जब वो थीटा इसने ऐसे पोजीशन पे आएगा तो उस समय उसने कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी लूज किया होगा, एंड दैट लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर. तो ये फॉर्मूला से हमको दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट मिलेगा और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड मिलेगा. याद रखो ठीक से, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, तो ये दोनों में भी फर्क है, याद रखो ठीक से, ठीक है. So this is going to be the derivation for the expression for potential energy of a dipole whenever it is kept in a electric field. Remember, whenever a dipole is kept in a electric field, it has some potential energy due to that field. एक्चुअली अभी आप इसमें एक बात देखो ठीक से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी, कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ चार्जेस रखते हैं, मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सपोज एक्स एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस, और ये पूरे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फैला हुआ है, ठीक है. अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इसका वैल्यू अलग अलग है और उसका पोटेंशियल भी अलग अलग है. उसको हम V1, V2, V3, V4 ऐसे बोल सकते हैं. बिल्कुल, अगर हमने यहाँ पे कोई भी दो चार्जेस ले लिए, सपोज यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया जिसको हमने बोल दिया Q1, ओके, दिस इज Q1 चार्ज, एंड दिस अनदर चार्ज हियर इज गोइंग टू बी एक्चुअली Q2 सपोज. ये दूसरा जो चार्ज है उसको हमने बोल दिया Q2. ये दोनों चार्जेस हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है हर पॉइंट पे, तो इसलिए उसको हम E नहीं बोल सकते क्योंकि इट विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स. तो E1, E2, E3, E4 ऐसा ही इंफिनिटी तक हमको बोलते बैठना पड़ेगा. उससे अच्छा ठीक है कि वी कैन इमेजिन दैट एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इवन एवरी पॉइंट हैज डिफरेंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो. सो हियर जहां पे ये Q1 रखा हुआ है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर हम बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ जो वेक्टर है उसका, तो उसको हम बोल देते हैं सपोज R1, चलेगा. सो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हमने बोल दिया R1, ओके. एंड इस R1 लोकेशन पे, इस लोकेशन पे जो पोटेंशियल है तो वो पोटेंशियल रहने वाला है सपोज V ऑफ R1. याद रखो से, V ऑफ R1 का मतलब क्या है, पोटेंशियल एट लोकेशन R1 और पोटेंशियल एट लोकेशन A वी कैन से, ओके.
एट पॉइंट बी हियर, ये बी पॉइंट है सपोज, तो इस बी पॉइंट का भी तो कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा जरूर, जिसको हम R2 बोल सकेंगे, नो डाउट। एंड R2 अगर उसको बोल दिया, ये सपोज R2 है, तो उस R2 पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम बोल देंगे V ऑफ R2, करेक्ट है, V ऑफ R2, ठीक है। अभी हमने लास्ट टाइम एक चीज देखी थी, अगर सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और मान लो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज रखा हुआ है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q इतना सपोज, और उस पॉइंट पे जहाँ पे वो रखा हुआ है वहां पे पोटेंशियल जो है वो सपोज V है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि इस चार्ज के ऊपर, चार्ज के वजह से और इस पोटेंशियल की वजह से इस चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज बिकम्स एक्चुअली इक्वल टू Q into V। मतलब ही क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज इटसेल्फ multiplied by the potential at that point where the charge is kept, so that gives us the potential energy of that point। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। U of R मतलब क्या, potential energy of the point where R vector is present, मतलब potential energy of the position R is going to be actually equal to the charge multiplied by potential of that position। तो ये हमको समझना है। दिस इज ट्रू फॉर एनी वन चार्ज, किसी एक चार्ज के लिए भी ये लागू है, नो डाउट। अब यहाँ पे तो दो दो चार्जेस है, तो इसलिए फिर यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U बोल सकते हैं, तो वो कितना बनेगा, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि देखो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि ये Q1 जो चार्ज है वो एक ऐसे पॉइंट पे रखा हुआ है जिसका पोटेंशियल ही VR1 है। तो इसलिए इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बनेगा Q1 इंटू VR1, ओके। VR1 मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एट द पॉइंट वेयर दिस चार्ज Q1 इज प्लेस्ड हियर, ओके। प्लस अब देखो यहाँ पे ये दूसरा जो चार्ज है Q2, वो कौन से पॉइंट पे रखा हुआ है, R2 बार इस पोजीशन वेक्टर पे रखा हुआ है, और जहां पे वो रखा है वहां पे पोटेंशियल कितना है, तो वो है VR2, इतना पोटेंशियल वहां पे ऑलरेडी है। तो इसलिए फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, तो वो हम बोल सकते हैं Q2 इंटू V ऑफ R2, इतना पोटेंशियल एनर्जी उसका बनेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, because both of these charges are individually kept in electric field, and that's why both of these charges will have some potential energy due to that electric field in which they are kept actually, but at the same time these two charges are kept at some distance from each other, right? तो अगर ये दोनों जो चार्जेस है वो अगर आपस में अगर R इतने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऐसे केस में उन दोनों की वजह से आपस में भी तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं, जरूर। तो उनका जो अपना खुद का पोटेंशियल एनर्जी है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी उसको बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R, where R stands for the distance between these two charged particles, okay, और R12 we can say, R12 भी बोल सकते हैं उसको हम। तो R12 का मतलब क्या, the vector और the distance between Q1 and Q2, बिल्कुल। तो ये जो है, तो ये पूरा फॉर्मूला बनता है for the potential energy of the two charges whenever they are kept in a electric field, remember the same thing is to be applied here। तो यहाँ पे भी तो वही प्रिंसिपल लागू होगा। देखो ठीक से, ये चार्ज जो है वो ये डाइपोल जो है वो जब हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्चुअली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना रहने वाला है, जहाँ पे ये चार्जेस रखे हुए हैं, तो वो दो पॉइंट्स, ये फर्स्ट चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है वहां पे पोटेंशियल सपोज V1 है, और यहाँ पे जहाँ पे दूसरा चार्ज रखा हुआ है तो वहां पे पोटेंशियल सपोज V2 है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों चार्जेस का है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, लेकिन ये जो Q इंटू V1 और Q इंटू V2 ये भी इसके अंदर ऐड करना जरूरी होगा। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस इज दिस डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, डाइपोल जो है वो बहुत छोटा होता है, और डाइपोल छोटा होने की वजह से जहाँ पे ये दोनों चार्जेस खड़े हैं तो वहाँ दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम ही रहता है।
और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है वो प्लस क्यू बी, और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है वो माइनस क्यू बी, और वो दोनों जब हम ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली। तो इसलिए फिर जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्लस क्यू बी और माइनस क्यू बी ऐड होके जीरो बन जाता है, तो मतलब वो कैंसिल हो जाता है। बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिंस दे आर एट अ डिस्टेंस 12 फ्रॉम ईच अदर, इनके दोनों के बीच में 12 इतना डिस्टेंस है, तो इसलिए फिर इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ और एक पोटेंशियल एनर्जी जुड़ा हुआ है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर, मतलब एक्चुअली वो निगेटिव होगा, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2l एज इट इज। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस सिस्टम के अंदर जरूर रहेगा ही रहेगा, नो डाउट, क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो हमेशा ही इन दोनों सिस्टम के ऊपर रहेगा ही, इस डायपोल के अंदर हमेशा ही ये एनर्जी रहेगा। जब तक वो डायपोल खुलता नहीं है या ब्रेक नहीं होता है तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जरूर रहेगा, नो डाउट। लेकिन वो कांस्टेंट होने की वजह से हम वो कंसिडर नहीं करते मोस्ट ऑफ द केसेस में, और इसलिए डायपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टर्न किया जाता है तो उसके टर्न करने के प्रोसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी हमको मिलता है वो हमने इस डेरिवेशन के अंदर निकाल के रखा है, याद रखो ठीक से। ओके, सो दिस इज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसमें अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आराम से, जस्ट पुट इन द चैट बॉक्स और जस्ट रेज हैंड। इसमें से अगर कोई पार्ट एक्सप्लेन करना है तो रेज हैंड करो या तो चैट बॉक्स में डालो। Okay, so let us move to the next. Okay, अंकिता, एक्सप्लेन करना है पूरा। देखो सिंपल सी बात है, ये ऑलरेडी हमको पता है कि whenever a dipole is kept in an electric field, it experiences a torque that is given by P sin theta, right? But if suppose this dipole is to be turned through a very small angle d theta, then some work have to be done, and that work done can be found out to be equal to dw equal to torque into d theta. तो ये हो गया वर्क डन का फॉर्मूला। एंड सिंस टॉर्क डिपेंड्स ऑन थीटा, देखो यहाँ पे टॉर्क के फॉर्मूला के अंदर ही थीटा है, और यहाँ पे थीटा तो चेंज होने वाला है। जब ये इसको हम टर्न करेंगे तो टर्न करने के टाइम ये थीटा तो जरूर बदलेगा, है कि नहीं? ये इस तरह से थीटा तो बदलता जाएगा, बिल्कुल। तो इसलिए ये थीटा वेरिएबल है, और थीटा वेरिएबल होने के कारण हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का रीजन वही है, तो यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टॉर्क इनटू डी थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा, वेयर थीटा नॉट इज द इनिशियल पोजीशन वेयर द डायपोल स्टार्ट्स टर्निंग फ्रॉम। तो ये सपोज थीटा नॉट पोजीशन है जहां से ये टर्न करना चालू करता है, और थीटा इज गोइंग टू बी द फाइनल पोजीशन up to which the dipole continues to turn। तो जब तक ये डायपोल कंटिन्यू करेगा टर्न होने के लिए, तो वो फाइनल पोजीशन उसका क्या है, थीटा है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, थीटा नॉट है। इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट्स जो है वो थीटा नॉट और थीटा डाले हैं, ठीक है। तो अभी इसलिए यहाँ पे अभी टॉर्क का जो वैल्यू अगर डाल देंगे तो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसमें से पी ई तो कांस्टेंट है इसलिए उसको हम बाहर लेके जाएंगे, और इसलिए वो बन गया पी ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। जैसा कि हमको पता है साइन थीटा डी थीटा का फॉर्मूला ही है इंटीग्रेशन का माइनस कॉस थीटा, तो इसलिए माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, और ये थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल दिया और थीटा नॉट का वैल्यू डाल दिया और उसके बाद बीच में अगर माइनस साइन डाला, तो यहाँ पे मिलता है थीटा का वैल्यू डालने से माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा नॉट विच बिकम्स प्लस कॉस थीटा नॉट, एंड देन वी कैन से दिस शफल्ड, ये जो है ये उल्टा किया हमने, जिसकी वजह से ये cos थीटा नॉट इधर आ गया और माइनस cos थीटा इधर आ गया। So this becomes the formula for finding the work done whenever the dipole is turned from an angle theta naught to an angle theta. Remember, okay? Now we'll say this work done is going to get stored in the form of potential energy, and that potential change in potential energy actually.
So work done is always equal to change in potential energy. ये हमको याद रखना है अच्छी तरह से. So using that, we can say that this work done is going to be equal to change in potential energy, which happens to be simply equal to the final potential energy minus initial potential energy. And hence we can get that this u theta minus u theta naught. मतलब यहाँ पे u theta माना क्या है? It is the final potential energy. And u theta naught मतलब क्या है? Initial potential energy, which happens to be simply Pe into cos theta naught minus cos theta, simply. And now we have to consider two cases here. This is the case 1 and this is the case 2 here. तो केस 1 में क्या हमने कंसिडर किया है? तो केस 1 में हमने देखा कि अगर ये डाइपोल जो है वो स्टार्ट ही करता है ऐसे पोजीशन पे जबकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल हो, तो उस समय से अगर वो स्टार्ट करता है तो उस समय का जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो हमको जीरो बोलना पड़ेगा. तो इसलिए फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज गोइंग टू बी जीरो व्हेन द डाइपोल इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मींस u theta naught is going to be zero when theta naught is going to be zero. तो अगर ये वैल्यूज हमने इस इक्वेशन के अंदर डाल दिए तो इससे हमको ये वैल्यू मिल जाता है u theta इक्वल टू Pe into 1 minus cos theta. ये एक फॉर्मूला है. और दूसरा, if the potential energy of the dipole is considered to be zero when the dipole is already perpendicular to the electric field. तो जब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होता है और उस समय अगर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम जीरो कंसिडर कर लेते हैं तो उस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो, but at that time the angle made by this dipole with the electric field will be actually 90. Hence we can say that this theta naught is going to be equal to 90 and u theta naught must be equal to 0. So if you replace it here, sorry यहाँ पे equal to नहीं होना चाहिए, minus होना चाहिए, right? Yes, so it will be u theta minus u theta naught, where u theta naught is going to be 0. Therefore this is going to be 0 and here it is going to be equal to Pe into cos 90 minus cos theta, where we know that cos 90 is going to be 0 and that's why it becomes 0 minus cos theta means minus of cos theta. So this minus sign here tells us that this potential energy has been lost, okay, and this potential energy has been gained because in order to turn the dipole from parallel position, तो यहाँ से पैरेलल पोजीशन से अगर इस डाइपोल को हमको टर्न करना है, मतलब समझो कि ये डाइपोल जो है वो ऑलरेडी इस तरफ पैरेलल है, ऐसे पोजीशन में है सपोज, और अभी इसको अगर हमको टर्न करना है, इस तरह से अगर टर्न करना है इस डायरेक्शन में, तो इस प्रोसेस में हमको वर्क डन करना पड़ेगा और जो भी वर्क डन हम करेंगे तो वो वर्क डन जमा होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी. इसीलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हमको पॉजिटिव मिल रहा है, ये वाला फॉर्मूला पॉजिटिव मिला, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव मिला क्योंकि ऑलरेडी द डाइपोल वाज पैरेलल टू द इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल पहले वो था और वहां से हमने उसको टर्न किया इस तरफ और उसकी वजह से वो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी गेन करता जाएगा. लेकिन अगर समझो वो इस तरह से परपेंडिकुलर है, मान लो ये डाइपोल इस तरह से है, परपेंडिकुलर है, एंड नाउ इफ इट स्टार्ट रोटेटिंग इट और टर्निंग इट इन दिस डायरेक्शन हियर, तो इस डायरेक्शन में जब उसको हम टर्न करने लगेंगे तो हमको तो कुछ वर्क डन करने पड़ने वाला है नहीं, उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्क डन करने वाला है. So whenever the work is done by the electric field, what happens is potential energy is lost, and that's why this minus sign appears here, because whenever the dipole is turned in the parallel direction or in the direction of the torque, the potential energy has been lost, and that's why this minus sign appears here. Okay, so ये डाइपोल के बारे में हमने देखा. Now we consider another concept in this chapter, that is about the equipotential surfaces. Remember, what do you mean by the equipotential surfaces? As its name suggests, equipotential surface, equi का मतलब क्या होता है? Same, और potential का मतलब तो potential है, no doubt. तो अब यहाँ पे equipotential surface का मतलब है the surface at which the potential is going to be a constant. अच्छा, अभी एक एग्जांपल देखेंगे, देखो ठीक से. अभी सपोज एक चार्ज है हमारे पास, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है. अगर इस चार्ज के अक्रॉस आसपास हम एक अगर सर्कल ड्रॉ करेंगे, देखो ठीक से,
तो अगर सपोज एक फिक्स डिस्टेंस हम ले लेंगे, ये इतना डिस्टेंस हमने ले लिया सपोज, ठीक है, ये सपोज एक r इतना डिस्टेंस है, तो इस r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा निकाल सकते हैं आराम से. So the potential at this point here can be found out to be actually by the formula V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q by R. करेक्ट है, ये हो गया उसका पोटेंशियल. ओके, now we'll see if suppose we go on turning this side. तो अगर ये जो साइड है इसको अगर हम सपोज टर्न करेंगे थोड़ा, समझो यहाँ सपोज ये इस पॉइंट को अगर फिक्स करके रखेंगे और अगर इसको थोड़ा टर्न करेंगे, मतलब इन शॉर्ट क्या है ना कि अगर हम सपोज इसी डिस्टेंस पे, देखो ठीक से, इसी r डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर सपोज ये पॉइंट भी सपोज r ही डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो a पॉइंट पे पोटेंशियल इतना मिला, इसको हम भी a बोल सकते हैं, नो डाउट. अब यहाँ पे एक पॉइंट b हम लिख देंगे और b का पोटेंशियल कितना होगा, तो देखो b का पोटेंशियल होगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r, क्योंकि यहाँ पे देखो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो सेंट्रल चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. अब यहाँ पे ना सेंट्रल चार्ज बदल रहा है ना ही डिस्टेंस बदल रहा है, तो डिस्टेंस भी सेम है, सेंट्रल चार्ज भी सेम है, तो पोटेंशियल इज गोइंग टू बी द सेम. ओके, तो VA इज गोइंग टू बी सेम एज VB, ये तो हम बोल सकते हैं. इफ वी टेक एन अनदर पॉइंट C हियर which is at the same distance again, that is R suppose, तो R डिस्टेंस पे अगर और एक हम पॉइंट ले लेंगे C suppose, तो VC के लिए भी क्या फॉर्मूला होगा, VC is going to be the same again, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल. सो वी कैन राइट दैट VA is equal to VB is equal to VC, no doubt, and even we can write it up equal to VD also, where D is another point which is at the same distance once again. So that means if we take R as a radius and draw a full circle like this, ये पूरा अगर सर्कल हम इस तरह का ड्रॉ करेंगे, तो इस सर्कल के हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल विल रिमेन द सेम, no doubt, and that's why the whole circle actually is called as the equipotential region or equipotential surface you can say. तो इसका मतलब अगर मान लो ये देखो, अगर एक चार्ज हमने सेंटर पे रखा हुआ है, suppose this the charge here is kept at the center, and now ओके ये एक चार्ज है और यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो ऐसा एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, और ये सर्कल अगर एग्जैक्टली इस सर्कल के सेंटर पे ये चार्ज खड़ा है सपोज, तो मान लो ये चार्ज से r डिस्टेंस पे ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो इस सर्कल के हर पॉइंट पे क्या होगा ना, पोटेंशियल विल बी द सेम, potential is going to be the constant, no doubt, and that's why this whole circle is called as the equipotential, because at all the points at the surface of this circle the potential is going to be the same. तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट चूज करो, ये सपोज B पॉइंट है, ये सपोज एक C पॉइंट है, यहाँ पे कोई भी D पॉइंट ले लो, यहाँ पे X Y Z कोई भी पॉइंट कंसिडर करो, तो इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, तो इसलिए इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सर्कल बोलेंगे, ठीक है, नो डाउट. लेकिन अभी यहाँ पे देखो कि सिर्फ सर्कल की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे या तो हमने सिर्फ सर्कल देखा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशन ही है, नो डाउट, लेकिन अगर 3 डायमेंशन में अगर देखो, 3 डायमेंशन में तो हम देख सकते हैं आराम से कि सर्कल नहीं बल्कि स्फीयर होगा, समझ सकते हो ठीक से, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, सपोज 3 डायमेंशन में ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, तो इसके चारों और एक स्फीयर अगर हम ड्रॉ करेंगे, स्फीयर, तो उस स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट पे क्या है ना,
कि हम देख सकते हैं कि द टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज विल रिमेन द कांस्टेंट, विल रिमेन द सेम, एंड दैट्स व्हाई दैट होल स्फीयर विल कॉल्ड एज द इक्विपोटेंशियल स्फीयर, नो डाउट. So equipotential surface is going to be a concept. So it's going to be a three-dimensional shape or three-dimensional surface at which at every point of that surface the potential is going to be the same, no doubt. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. तो अभी एक बात याद रखो ठीक से कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज ये एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज सपोज, तो इसमें से हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, दूसरा एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे. तीसरा लाइन ऑफ फोर्स हम इस तरफ ड्रॉ कर सकते हैं. डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी ड्रॉन लाइक दिस इन डिफरेंट डायरेक्शंस व्हिच आर डाइवर्जिंग लाइक दिस. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये सारे डाइवर्जिंग रहेंगे, नो डाउट. अभी देखो इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, so that equipotential surface actually will be like this. So this is the first equipotential surface we can say. This is going to be another equipotential surface here. This is going to be another equipotential surface at this point here. तो इसका मतलब ये सारे के सारे जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ही है, लेकिन उनका पोटेंशियल अलग है. हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसका जो पोटेंशियल है वो हो सकता है 10 वोल्ट है. ठीक है, इसका जो पोटेंशियल है ये हो सकता है 20 वोल्ट हो. तो दूसरा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है हमको तो उसका पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होगा, ये चलो कम होगा, ये हम समझ सकते हैं 5 वोल्ट हो सपोज. तीसरा जो सरफेस है उसका पोटेंशियल जो है वो हो सकता है 2 वोल्ट हो, और उसके आगे जो जाके एक सरफेस आएगा तो उसका पोटेंशियल और ही कम हो जाएगा होगा, ये बोल सकते हैं सपोज इट इज 0.5 वोल्ट एंड सो ऑन लाइक दैट. तो इस तरह से ये समझ सकते हैं आराम से कि इफ देयर इज अ सेंटर चार्ज केप्ट एट द सेंटर, तो ये चार्ज जो है वो अगर हमने सेंटर पे रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है तो वो पोटेंशियल एक्चुअली एक सर्कल के रीजन में कांस्टेंट होता है. तो ये चार्ज की वजह से ये पूरे स्फीयर के ऊपर एक ही पोटेंशियल रहेगा जिसको हम बोल सकते हैं V इक्वल टू 10 वोल्ट, नो डाउट. इसको 5 वोल्ट, इसके ऊपर 2 वोल्ट, इसके ऊपर 0.5 वोल्ट एंड सो ऑन लाइक दैट. जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल कम 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 होता जा रहा है. बिल्कुल, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल करीब वाले पॉइंट पे अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा. हो सकता है यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हो सपोज 50 वोल्ट, नो डाउट. तो पूरे स्पीयर के ऊपर 50 वोल्ट ही रहेगा. अभी पूरा स्पीयर मैं नहीं दिखा रहा हूँ कन्वीनियंस की वजह से, बट वी कैन शो इट हियर लाइक दिस. तो पूरा स्पीयर भी ड्रॉ कर सकते हैं, नो डाउट. So but we can see clearly that at every point of this equipotential surface the potential will remain the constant, and that constant will depend on the distance, at what distance that surface is present from the charge, no doubt. And one more thing we can note here is that this every equipotential surface is just perpendicular to the electric field. ये देख सकते हैं आराम से. If you see carefully, अगर हम यहाँ पे थोड़ा इनलार्ज करके अगर देखेंगे ठीक से तुमको पता चलेगा. देखो ठीक से, ये अगर इनलार्ज करके देखो थोड़ा तो हम समझ सकते हैं आराम से कि किस तरह से द एंगल बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस हियर, ये जो एंगल है देखो ठीक से, मान लो ये एंगल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का रीजन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर दिख रहे हैं एक दूसरे को, एंड दिस विल हैपन एट एवरी पॉइंट, नॉट ओनली एट वन पर्टिकुलर पॉइंट. तो देखो यहाँ पे भी देख सकते हो ये दोनों परपेंडिकुलर है बिल्कुल, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है बिल्कुल, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है. So at every point what happens is the electric field and equipotential surface are always perpendicular
to each other, remember, and this property is a very important property to remember. So equipotential surface is always going to be perpendicular to the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो हर पॉइंट है, हर पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को यहाँ पे ऐसे, देखो ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सॉरी सपोज यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और वो टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे को परपेंडिकुलर हुआ करते हैं हर पॉइंट पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, याद रखो इसको ठीक से, ठीक है, कि the equipotential surface is always perpendicular to the electric field at every point. Okay, one more thing is that, see, if suppose we want to uh, move a charge, एक चार्ज है हमारे पास Q इतना, इस चार्ज को अगर हम सपोज लेके जाना चाहते हैं, मान लो कि ये चार्ज को हमने यहाँ से उठाया, देखो यहाँ पे अगर रखा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो हम बोल सकते हैं the potential energy of this charge whenever it is kept at this point here is going to be, अच्छा चलो चार्ज को भी हम कुछ वैल्यू दे देंगे, ठीक है, तो ठीक है, चार्ज ऑफ सपोज 3 कूलम, ओके, 3 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है। अब ये चार्ज अगर हम लेके जाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे रख दिया हमने इस चार्ज को, ठीक है, तो जैसे हम इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, जो कि हमारे पास फॉर्मूला है ऑलरेडी कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल एट ऑफ द पॉइंट वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड, करेक्ट है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट वेयर चार्ज इज केप्ट। ओके, तो अभी यहाँ पे चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, 0.5 वोल्ट पे रखा हुआ है और चार्ज कितना है, 3 कूलम का चार्ज है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी उसका कितना बनेगा, देखो ठीक से, तो वो बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 which is actually going to be equal to 1.5 volt, that's it, sorry, joule, that's it. So in this way we can find out the potential energy of the charge whenever it is kept at the at a point. Okay, अगर इस चार्ज को हम अगर मूव करेंगे, मान लो कि ये पॉइंट से इस चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेके जाएंगे, देखो ठीक से, फॉरगेट अबाउट दिस, ओके, तो जैसे हम इस पॉइंट पे लेके गए तो इससे क्या होगा कि देखो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना बनेगा, हम बोल सकते हैं U dash we can say, which is going to be actually again Q into V dash, where Q is going to be the same, that is 3, but V dash now is 2V here, 2 वोल्ट here, तो इसलिए उसका जो पोटेंशियल है वो 2 है, तो जब 2 वोल्ट पोटेंशियल पे हम 3 कूलम का चार्ज रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बनता है, तो वो 6 जूल बनेगा, बिल्कुल। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी 1.5 जूल था, जबकि यहाँ पे आने से उसका पोटेंशियल एनर्जी 6 जूल बन गया। अगर सेम चार्ज अगर उठा के हम यहाँ से और अगर दूसरी तरफ लेके जाते हैं, इधर रखते हैं, तो अभी इस केस में कितना पोटेंशियल एनर्जी उसका बन गया, बताओ, निकाल सकते हैं आराम से, we can say that U double dash is actually going to be Q into V double dash, सेम चार्ज अलग अलग पॉइंट्स पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसलिए चार्ज तो नहीं बदल रहा है लेकिन पोटेंशियल तो बदल रहा है, तो पोटेंशियल कितना है अभी जब यहाँ पे उसको हमने रख दिया है तो वो 5 वोल्ट है, तो इसलिए 5 वोल्ट पोटेंशियल पे जब 3 कूलम का चार्ज रखेंगे तो उसके अंदर 15 जूल इतना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, बिल्कुल। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे, हाँ, लेकिन अभी एक बात समझो कि अगर इस 3 कूलम चार्ज को अगर हम उठा के अगर मूव करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, अभी बताओ यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, उतना ही है, क्योंकि देखो ना चार्ज बदला ना पोटेंशियल बदला, पोटेंशियल भी 5 वोल्ट ही है और चार्ज भी अभी भी 3 वोल्ट 3 कूलम ही है, तो चार्ज और पोटेंशियल जब तक सेम है तब तक पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होने वाला, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इस चार्ज को उठा के हम इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे अगर रख देंगे तो भी उसका पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं बदलने वाला, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज is going to be always going to be the same even if this charge is moved along the equipotential surface.
अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग इस चार्ज को मूव करेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नहीं बदलेगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगा, इसका मतलब ही क्या हुआ? वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। याद रखो, वर्क डन will not have to be done on the charge. No work has to be done on the charge in order to move this charge from one point of this equipotential surface to any another point of that same equipotential surface. Yes, no work is to be done. तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो कि no work is to be done in order to move the charge along the equipotential surface. Remember, but whenever the point charge is moved from one equipotential surface to another equipotential surface, okay, for example, if we want to move this charge from this surface, तो यहाँ पे जो जो पहले था, और अगर सपोज इसको हमने यहाँ पे रख दिया, देखो ठीक से इसका पाथ हम ट्रैक करेंगे। सपोज यहाँ पे वो पहले था और यहाँ पे वो अभी बाद में आ गया, तो ये उसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक वो आया, तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ कैसे निकालेंगे? यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ये देखो 1.5 जूल, तो ये 1.5 जूल हम बोल सकते हैं, सॉरी। और यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बन गया, ये देखो 6 जूल, तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी 6 जूल है। तो इसमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो वो हम बोल सकते हैं यहाँ पे it is 4.5 joule. So we can say that 4.5 joule work has to be done on the charge in order to bring it from this point to this point. But again, imagine here that whenever this charge is brought from this point to this point, the path doesn't matter. Again, see here, अगर हम इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, तो भी उतना ही वर्क डन करना पड़ने वाला है। और अगर इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक लेके आएंगे, तभी भी उतना ही वर्क डन करने पड़ने वाला है। तो वर्क डन ऑन द चार्ज in moving it from one equipotential surface to another equipotential surface doesn't depend on the path. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने जैसी है। So it doesn't depend on the path, because in both of these cases the work done is going to be actually the difference of the potential energy of the charge at this point and this point, which is going to be the same every time. And that's why we can say that the work done doesn't depend on the path followed by the charge particle, but it just depends on the initial position and final position. Even अभी देखो यहाँ पे ये चार्ज को हम अगर इस पॉइंट से, इस ए पॉइंट से अगर हम लेके जाएंगे इस पॉइंट बी के ऊपर, हाँ ठीक है, ये पॉइंट बी है सपोज, तो ए से बी के ऊपर अगर लेके जाएंगे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो इसी चार्ज पार्टिकल को अगर सपोज हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ए पॉइंट से, और यहाँ पे सी पॉइंट पे लेके जाते हैं, देखो ठीक से सी पॉइंट पे लेके गए, पाथ चाहे क्या भी हो, कोई भी पाथ हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ सपोज कंसीडर कर लो, ठीक है। अभी ए से बी तक जब हम लेके जाएंगे इसको, तो जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, और ए से सी तक जब लेके जाएंगे तो जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो उसको अगर हम W1 और W2 बोल देंगे, तो ये W1 एंड W2 सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि B और C जो है वो एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स है। ना सिर्फ इतना, अगर हमने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट अगर सिलेक्ट कर दिया, ये एक सपोज यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है P, तो A से P तक लेके जाने के लिए भी सेम ही वर्क डन करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो सेम वर्क डन करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट पे लेके जाने के लिए। इवन यहाँ पे अगर एक दूसरा पॉइंट अगर हमने कंसिडर कर लिया X सपोज, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है Y सपोज, तो इस X पॉइंट से अगर हम B पॉइंट पे अगर लेके जाते हैं किसी चार्ज को, तभी भी सेम वर्क डन करना पड़ेगा। या इवन Y पॉइंट से अगर B पॉइंट पे लेके जाते हैं, तभी भी सेम वर्क डन करना पड़ेगा। So large number of possibilities are here, you can see clearly, because the initial point and final point are going to be at the same equipotential surface. ये देखो, ये A, X, Y, ये तीनों points जो है वो same equipotential surface के points है, जिनका potential ही constant है 0.5 volt। और ये जो points है, तो B, P और C, ये तीनों भी same equipotential surface के दो अलग अलग points है, तीन अलग अलग points है, जिन पे पोटेंशियल ही कांस्टेंट है जो कि 5 वोल्ट है। तो इसलिए इनमें इन तीनों में से किसी भी पॉइंट से, अगर इन तीनों में से किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम किसी चार्ज को लेके जाते हैं, तो द सेम वर्क डन करना पड़ेगा, याद रखो ठीक से,
the same work has to be done in order to bring the charged particle from any point from this equipotential surface to any other point from this equipotential surface. Remember, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमको समझना है अच्छी तरह से. अच्छा चलो, ये तो हमने देखा कि जब ये लाइंस ऑफ फोर्स जब डाइवर्जिंग होते हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो कर्व्ड होता है. बट whenever the lines of force are themselves parallel like this, तो अगर लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है इस तरह से, मान लो ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, तो ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, ये एक लाइन ऑफ फोर्स है. If suppose all these lines of force are just parallel to each other like this, which happens in case when the in case of a parallel plate. याद है तो जब हमने देखा था लास्ट टाइम, एक जो प्लेन शीट होता है, तो प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैलता है तो वो इसी टाइप का होता है. तो ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना हुआ है, उसका इंटेंसिटी सपोज E है, नो डाउट. तो ऐसे केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होगा, तो हम समझ सकते हैं आराम से. द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन दिस केस विल बी इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स लाइक दिस. तो देखो ठीक से, मान लो कि ओके. सो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो अभी इस केस में देखो कैसे होगा. It will be just like a plane. Sorry. In the form of a plane like this. तो ये इस टाइप का प्लेन के फॉर्म में होगा, समझ सकते हो ठीक से. देखो ठीक से, सी बिकॉज इसका रीजन ये है कि किसी भी इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर देखेंगे ना तो पोटेंशियल इज गोइंग टू बी द सेम, नो डाउट. तो अभी अगर सपोज ये एक प्लेन है और इस प्लेन के ऊपर जो भी पोटेंशियल है वो कुछ है, हमने समझ लिया, नो डाउट. चलो ठीक है, अभी इस ऐसा ही प्लेन यहाँ पे भी होगा. देखो ठीक से, एक दूसरा प्लेन हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी कैन सी, ठीक है, जहां जिस पे पोटेंशियल भले अलग होगा लेकिन जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा. बिल्कुल. तो ये इस टाइप का जो है, देखो ये दूसरा प्लेन हो गया. इस प्लेन के ऊपर के भी किसी भी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो पोटेंशियल सेम ही होगा. हाँ, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे हो सकता है कि पोटेंशियल सपोज 100 वोल्ट हो, जबकि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो सिर्फ 20 वोल्ट हो, उतना हो सकता है. लेकिन जो भी होगा इस पूरे प्लेन पे कांस्टेंट होगा, इस पूरे प्लेन पे भी कांस्टेंट होगा. और यहाँ पे एक बात क्लियर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो फिर से एक बार इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलर है. दिख रहा है ठीक से फिर से. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज 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 परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस हियर. And even at the same time, one more thing is to be understood here that इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है तो वो जिस डायरेक्शन में कम होते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है
वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। या इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होता है, तो अब यह इस केस में वो लेफ्ट टू राइट है, राइट। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसका पोटेंशियल अगर सपोज 100 वोल्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, तो अभी इसके बाद का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा उसका जो पोटेंशियल है वो जरूर इससे कम ही रहेगा। बिल्कुल, ये गारंटी है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमको अच्छी तरह से याद रखनी है। सो ऑल दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो चलो ठीक है, फिर यहाँ पे फिर हम रुकते हैं। तो बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कब करेंगे। ओके, तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो हैंड रेज करो। ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू।